नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रिया तो खैर ड्रग्स के केस में जेल चली गई, लेकिन इसी के साथ रिया को लेकर एनसीबी से जो बाहर खबर निकली उसने मुंबई के और खास करके बॉलीवुड के अच्छों के होश उड़ा दिए हैं। कल तक जो लोग हाई प्रोफाइल रेव पार्टीज में बिंदास कोकीन खींचा करते थे या फिर मैरिजुआना के छल्ले उड़ाया करते थे, आज आने वाले कल की फिक्र में उनके पसीने छूट रहे हैं। असल में रिया ने 25 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं जिनका संबंध ड्रग्स यानी नशे की दुनिया से। एनसीबी सूत्रों की बात माने तो उसने इस सिलसिले में जो 2 एफआईआर दर्ज की हैं उनमें सेलिब्रिटीज वाली एफआईआर पर तो अभी कार्रवाई होनी बाकी है। बॉलीवुड के शौकीनों की उल्टी गिनती शुरू। पहले सुशांत की मौत, बाद में मर्डर का एंगल में ड्रग्स की एंट्री, फिर शौकीनों की चैट, बॉलीवुड से जुड़े तार, फिल्म और नशे का दरबार। बात अब दूर तलक जाएगी। इस बात की शुरुआत भी हो चुकी है। नशे के धागों में उलझे इस केस को सुलझाते सुलझाते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ वो सिरा लग गया है जो बॉलीवुड के कई नामचीनों की खाल से चिपका हुआ है। और इन शौकीनों की फहरिस्त इस कदर लंबी है कि अगर इनके नामों से पर्दा उठता गया तो यकीन जानिए आधे से ज्यादा बॉलीवुड बेलिबास हो जाएगा। क्योंकि सुशांत की गर्लफ्रेंड और सुशांत की मौत की सबसे बड़ी आरोपी रिया ने जो बयान एनसीबी को दिया है वो 1-2 नहीं बल्कि बॉलीवुड के कुल 25 शौकीन सेलिब्रिटीज की जिंदगी को चौराहे पर ला सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो हैं जो ऐसी रेव पार्टीज में मुसलसल अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। किक और खुमार के तलबगार हैं। जाहिर है रिया के बाद अब इनका भी नंबर आएगा और ये मामला अभी दूर तलक जाएगा। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब ईडी के खुलासों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की। इसके लिए एनसीबी ने सबसे पहले 26 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B, 28 और 29 के तहत एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर नंबर 15/20। आनन फानन में मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना ने अपने तेज तर्रार अफसरों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जो मुंबई में इस मामले की जांच करने पहुंची। मगर इस पूरे एपिसोड की सबसे खास बात ये रही कि एनसीबी ने ईडी की ओर से रिट्रीव किए गए रिया और शौविक के ड्रग चैट के बदले सीधे दोनों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि एनसीबी ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का रास्ता चुना। ईडी के अफसरों ने कुछ ड्रग पेडलरों का पता लगाया और करण अरोड़ा और अब्बास के तौर पर 2 पेडलरों की गिरफ्तारी हुई। इसी के साथ एनसीबी ने इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की, एफआईआर नंबर 16/20। इसी एफआईआर के तहत पहले 2 ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर एनसीबी ने जैद विल्तारा और बासित परिहार नाम के 2 और ड्रग पेडलर्स को धर दबोचा। अब एनसीबी चक्रवर्ती भाई बहनों के काफी करीब पहुंच चुकी थी, क्योंकि जैद और बासित दोनों न सिर्फ शौविक और रिया को जानते थे बल्कि उन्हें ड्रग्स भी सप्लाई करते थे। और जैद का तो रिया और शौविक के घर पर भी आना जाना था। दोनों ने पूछताछ में न सिर्फ ये बातें कबूल की बल्कि ये भी बताया कि शौविक और रिया ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए। यहाँ तक कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी शौविक, रिया और सुशांत के कहने पर उनसे ड्रग्स खरीदे थे। ये कबूलनामा दोनों भाई बहनों को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए काफी था और इसी कबूलनामे की बिना पर पहले एनसीबी ने शौविक और मिरांडा को और फिर कई और ड्रग पेडलर्स के साथ साथ रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह एनसीबी ने अब तक इस सिलसिले में कुल 10 लोगों को पकड़ा है।
3 दिन की पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए। पहला खुलासा कि वो ड्रग्स लेती थी, दूसरा खुलासा कि वो सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराती थी अपने भाई शोभित चक्रवर्ती और ड्रग पैडलर के जरिए, चौथा खुलासा कि वो कई ड्रग पैडलर से सीधे कांटेक्ट में थीं। इन खुलासों के बाद ही रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा गया। लेकिन ये तो इस मामले का सिर्फ एक पहलू है। एक पहलू यानी एक एफआईआर की कहानी, एफआईआर नंबर 16/20 की। लेकिन अभी इस एपिसोड की असली कहानी तो बाकी है, और वो कहानी सामने आने वाली है इस मामले में दर्ज की गई एनसीबी की पहली एफआईआर के रास्ते से। असल में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के इरादे से एनसीबी ने जो पहली एफआईआर यानी एफआईआर नंबर 15/20 दर्ज की थी, उसकी तफ्तीश तो अभी आगे बढ़नी बाकी है। और सूत्रों की माने तो उसी एफआईआर के तहत हुई पूछताछ में रिया ने न सिर्फ खुद भी हशीश, गांजा और विड लेने की बात कबूल की है, बल्कि 25 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी लिए हैं जो नशे के छल्ले उड़ाने के शौकीन हैं। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बात यही नहीं रुकने वाली है। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती, शोभिक और ड्रग्स पैडलर से पूछताछ के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 25 लोगों का एक डोजियर तैयार किया है। आने वाले दिनों में इन सभी को सम्मान देकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। फिलहाल एनसीबी ने सामने आए इन नशीले नामों की जो फहरिस्त तैयार की है, उसे 3 हिस्सों में बांटा है, ए, बी और सी। इनमें से कोई सिर्फ नशे का शौकीन है, कोई शौक रखने के साथ साथ शौक बेचता भी है, और कोई नशे के धंधेबाजों से सीधे जुड़ा है। लेकिन एनसीबी की माने तो इस बार सबका नंबर आना तय है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सुशांत के घर वालों और उनके चाहने वालों के निशाने पर आई रिया अब तक तो अपने बचाव में लगी थी, लेकिन जेल जाते जाते रिया ने सुशांत के घर वालों पर भी पलटवार कर ही दिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले रिया भी सुशांत के परिवार को परेशान करने का इंतजाम करके गई है। रिया ने सुशांत सिंह की बहन और उनके डॉक्टर दोस्त के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसमें सुशांत की मौत के लिए उनकी बहन प्रियंका को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि सुशांत सिंह के घर वालों के वकील ने रिया की एफआईआर में सवाल उठाए और कहा कि इस एफआईआर में उठाए गए सवालों का भी सही जवाब हमने दिया है। रिया और सुशांत के घर वालों के बीच तनातनी तो पहले से थी, जो सुशांत की मौत के बाद सामने आ गई। पर इस मामले को लेकर रिया और सुशांत के घर वालों के बीच ऐसी जंग छिड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। रिया चक्रवर्ती को मालूम था कि उसके पास वक्त नहीं है और एनसीबी की शक्ल में कानून का फंदा कभी भी उस पर कस सकता है। लिहाजा जेल जाने से पहले उसने भी अपना दांव चला और सुशांत की बहन प्रियंका और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। सुशांत के परिवार ने सुशांत की मौत के लिए रिया को कसूरवार ठहराया था और पटना में दर्ज एफआईआर के बाद ही रिया की तमाम मुश्किलें भी बढ़ी थी। अब एनसीबी की शुरुआती जांच के बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले रिया ने मुंबई पुलिस को जो शिकायत दी थी, उसमें उसका आरोप था कि सुशांत की बहन प्रियंका और उनके डॉक्टर दोस्त सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर सुशांत के परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह का कहना है कि रिया ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो कानूनी तौर पर वाजिब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है, वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी। रिया ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि सुशांत को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, उसमें लिखी दवाइयां ही उसकी मौत की वजह बनी। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सुशांत की बहन प्रियंका और दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
रिया की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने सोमवार रात एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सुशांत के परिवार के वकील मुंबई पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके मुताबिक जब मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत पड़ी। उनको लगता है कि मुंबई पुलिस का रवैया रिया को लेकर काफी नर्म है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने रिया की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज की और उसे जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया। पहली बात तो यह लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। इस मामले में मुंबई पुलिस की ओर से आए बयान में केवल एफआईआर दर्ज करने और केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात कही गई है। अब सीबीआई इस एफआईआर को लेकर क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि सुशांत के परिवार के वकील के मुताबिक वो इस एफआईआर को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग करेंगे। रिया ने अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया है। अब सबकी निगाहें मुंबई हाई कोर्ट पर टिकी हैं कि वो इस मामले में क्या रुख अपनाता है। लेकिन ये बात भी तय मानी जा रही है कि अगर मुंबई हाई कोर्ट एफआईआर रद्द करने का आदेश दे भी देता है, तब भी रिया के वकील इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। रिया को जेल जाने से बचाने के लिए उसके वकील ने तमाम कोशिशें की, लेकिन अंततः रिया को जेल जाना ही पड़ा। पहले निचली अदालत से रिया की जमानत अर्जी खारिज हुई। पूरी रात एनसीबी के लॉकअप में रिया की गुजरी। उम्मीद थी कि बुधवार को सेशन कोर्ट से रिया जमानत हासिल कर लेगी, लेकिन अदालत ने जमानत की सुनवाई गुरुवार को तय कर दी। अब कोई चारा ही नहीं था और इसीलिए रिया को भाईकला जेल जाना पड़ा। अब गुरुवार को यह पता चलेगा कि रिया को बेल मिल पाएगी या फिर वो जेल में ही रहेगी। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया के वकील ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में गुरुवार को कोर्ट सुनवाई करेगा। मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया को भाईखला जेल नहीं भेजा गया और रिया की रात एनसीबी के दफ्तर में ही गुजरी। रिया को जेल जाने से बचाने के लिए उनके वकील ने सेशन कोर्ट में बुधवार को जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को इसकी सुनवाई करना तय किया है। रिया के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार और भी आरोपियों ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है, जिनकी सुनवाई कोर्ट एक साथ ही करने वाला है। सेशन कोर्ट से गुरुवार की तारीख मिलने के बाद रिया को भाईखला जेल भेज दिया गया। रिया और शौविक की जमानत अर्जी में उनके वकील ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A का जिक्र किया है, जो शौविक और रिया पर लगाई गई है, जबकि इस मामले में जमानत पाने वाले ड्रग पेडलर कैजान पर यह धारा नहीं लगाई गई है। रिया के वकील के मुताबिक एनसीबी को धारा 27A रिया और शौविक पर नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि मामले में कई और आरोपियों पर यह धारा नहीं लगाई गई है। रिया के वकील ने जमानत अर्जी में इस बात का भी जिक्र किया है कि रिया और शौविक के पास से एनसीबी ने कोई ड्रग बरामद नहीं की है। वो सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ड्रग खरीदा करती थी और उसने खुद कभी ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया है। सुशांत के कहने पर ही वो ड्रग का पेमेंट भी किया करती थी। हालांकि एनसीबी का आरोप है कि रिया बेपर्दा हुए सिंडिकेट की बेहद अहम किरदार है। अब सबकी निगाहें सेशन कोर्ट पर लगी हैं, जो गुरुवार को रिया और बाकी आरोपियों की जमानत पर सुनवाई करेगा। अगर कल सेशन कोर्ट से भी रिया को जमानत नहीं मिली, तो पूरी उम्मीद है कि रिया की जमानत के लिए उनका परिवार मुंबई हाई कोर्ट का रुख करे। अनीशा माथुर के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए, सही सटीक जानकारी के लिए, सच्चाई के साथ देखते रहिए सिर्फ आज तक।